ये विज़न की 19th एंड 20 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। इंडिया बांग्लादेश होल्ड 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। अभी क्या दोनों नेशंस ने मतलब एक कंसल्ट किया है कमीशन, ठीक है। तो उसमें क्या क्या एग्री किया है, क्या क्या बातचीत करी, तो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखो गाइस कोई भी दो कंट्रीज अगर मीटिंग रखती हैं या कोई भी कंसल्टेटिव जो भी है, मैनी अदर थिंग्स अलग अलग नाम से बस पुकार देते हैं इनको, तो क्या किस पे काम करेंगे, स्ट्रेटेजिक बात कर लेंगे, ठीक है, या फिर अपने ट्रेड बढ़ाने की बात कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है, मिलिट्री वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सो दैट अपने कॉपरेशन किस किस एरियाज में कॉपरेशन को और एक्सप्लोर करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप और फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है फिनटेक में, ठीक है। इसके अलावा रेलवे सेक्टर में टाइज कर रहे हैं और साथ साथ जो क्रॉस बॉर्डर रिवर मैनेजमेंट है या किस तरह से कंजर्व कर सके रिवर्स को, उसके बारे में बातचीत करिए। इंडिया नियर अबाउट बांग्लादेश के साथ 54 रिवर्स को शेयर करता है, जिसमें से इंडिया और बांग्लादेश में कुछ रिवर्स को लेकर डिस्प्यूट भी चलता है, जैसे रिवर तीस्ता हो गया, या इसके अलावा बराक रिवर के ऊपर जो पावर प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेके। फाइन। सिग्निफिकेंस क्या, इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन हमारे इंडिया के लिए क्यों अच्छे हैं, मतलब क्यों, क्या इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे पहले क्या बांग्लादेश के थ्रू हम क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को सिक्योर कर सकते हैं और अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर बांग्लादेश फ्रेंडली होगा तो इससे क्या होएगा, इट सॉइल इज़ नॉट, मतलब कि बांग्लादेश की सॉइल को, जैसे पाकिस्तान भी हमारा है लेकिन पड़ोसी देश है, लेकिन उसके थ्रू काफ़ी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन बांग्लादेश के साथ अगर हमारा रिलेशन है तो उसके थ्रू हमारा एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ नहीं होगा, तो सिक्योर रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो उसके साथ जुड़ती हैं, तो अगर हम बांग्लादेश से होकर जाएंगे तो हमारा रूट कम पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर रूट, ठीक है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया से भी ये रूट बनाता था, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। बिम्स्टेक में भी क्योंकि ये पार्ट है, तो इन सब में क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड रिलेशन, बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। इसके अलावा क्या है, न्यूट्रल जो बांग्लादेश है उससे क्या होएगा, इट वुड इंश्योर कंटेनमेंट एज एन, क्योंकि असर्टिव चाइना इन दिस रीजन। फाइन। रिसेंटली क्या बांग्लादेश ने चाइना का जो क्लेम था बदमा ब्रिज का, उसको डिनाई कर दिया एज अ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मतलब सिंपल बात क्या है, देखो चाइना भी क्या करता है कभी ना कभी, मतलब कि चाइना ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है सो दैट वो बांग्लादेश के ऊपर डोमिनेंसी कर सके, ठीक है, और इंडिया अपना कर रहा है। तो अगर इंडिया ज़्यादा उसको कोऑपरेट करेगा, फेवर करेगा, तो चाइना कहीं ना कहीं वो एंटी, मतलब कि बांग्लादेश सारा हमारे फेवर में आएगा एज़ कम्पेयर टू चाइना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, क्योंकि उसने ऑलरेडी चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके इनिशिएटिव को बांग्लादेश ने मना कर दिया है, तो इससे क्या है, वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अच्छा है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, आफ्टर अ 9-year lull, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन रीलॉन्च नेगोशिएशंस फॉर इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो गाइस अगेन ये जो न्यूज़ हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के होने के बाद भी क्या है, बातचीतें चल रही हैं कि किस तरह से एक इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट आया जाए या फिर जोग्राफिकल इंडिकेटर एग्रीमेंट आया जाए। यूरोपियन यूनियन इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें हमारा नियर अबाउट 116.3 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता है। हाईएवर इंडिया को यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड करके ट्रेड सरप्लस है, मतलब की बेनिफिट है, और सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो सिग्निफिकेंट भी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन में वो कौन कौन से होता है, मिनरल फ्यूज़ हो गए, कुछ मैकेनिकल अप्लायंसेस हो गए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटो कंपोनेंट्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कुछ प्रीशियस स्टोन्स हो गए, ठीक है। इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बातचीत थी वो 2007 में शुरू किया था, लेकिन दोनों की जो बातचीत है वो 2013 में रुक गई थी क्योंकि दोनों कोई भी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंचे थे, ठीक है। स्पेशली किस पे, ऑटोमोबाइल्स एंड स्पिरिट्स पे कोई ड्यूटी लगानी चाहिए। स्पिरिट्स मतलब जो भी आपका लिक्विड अल्कोहल वगैरह ये सब आता है, एग्रीकल्चर, डेयरी या मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल पे। अब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे पहले क्या, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्टर्स को एक एडवांटेज मिलता है यूरोपियन यूनियन मार्केट्स में, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी इजीली क्या मिल जाता है, असेस मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स का, ठीक है। यूरोपियन यूनियन को कंसीडर किया जाता है इंडिया का मेन सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा, हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को भी हो जाता है बूस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी देखता है कि इंडिया लार्ज मार्केट है क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इन यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ लार्ज मार्केट एज इंट्रा यूरोपियन यूनियन ट्रेड रिमेन स्टैग्नेंट, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो ट्रेड होता है वो अभी एकदम से थम चुका है, मतलब कि वो जितना हो रहा था वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, इंडिया को वो खुद देखता है एज अ मदर मार्केट की तरह देखता है, ठीक है। और यूके के साथ वो ट्रेड इनका श्रिंक ही हो रहा है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें वो दूसरे उस कंट्री को ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं बेस्ड ऑन नेगेटिव ले। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट का एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सो दैट जो हमारा प्राइवेट
IPA हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, सॉरी गाइस, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, इट इज़ एन एग्रीमेंट जिसमें क्या करते हैं हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करते हैं, मेड बाय नेशनल्स ऑफ सिग्नेटरीज इन ईच अदर। मतलब कि अगर कोई भी इंडिया का बंदा यूरोपियन यूनियन में इन्वेस्ट कर रहा है तो उस बंदे की इन्वेस्टमेंट को यूरोपियन यूनियन वाले प्रोटेक्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेटर पैक्ट में क्या करेंगे, इट एस्टैब्लिश ए ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सो दैट जो भी जोग्राफिकल इंडिकेटर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनका इजीली ट्रेड हो सके। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है नेबर्स हिट सेंटर टेल स्टेट्स टू कट डेप्ट। फाइन। अभी क्या है, इट इज़ बिंग रिपोर्टेड कि सेंटर ने सभी स्टेट्स को बोला है कि जो स्टेट्स पे ज़्यादा डेप्ट का बर्डन चल रहा है या किसी भी स्टेट पे ज़्यादा उधारी चल रही है तो उसको मॉनिटरिंग करके रखो, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस से कंट्री की इकोनॉमी पे ह्यूज इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। रिसेंटली RBI ने हाईलाइट करा है कि जो डेप्ट टू स्टेट GDP रेशियो एट इन स्टेट्स की यूनियन टेरिटरीज की वो बढ़ के 31.2% आ गई। अभी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हर एक स्टेट इलेक्शन के टाइम पे फ्री बिजली बांट देती है, फ्री में सब कुछ देती रहती है, फार्मर्स को कुछ फ्री में दे देगी तो आपको डेप्ट तो पड़ेगा ही। अब FRBM ने एक्ट का रिकमेंड किया था कि जो डेप्ट टू GDP रेशियो स्टेट गवर्नमेंट का 20% ही रहना चाहिए, ठीक है। और मतलब कि हमने टारगेट सेट किया 2022-23 का और 40% सेंटर का रहना चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ के कितना हो गया 31.2%। रीजंस क्या है, सबसे पहले कोविड की वजह से रेवेन्यू का लॉस हुआ, इकोनॉमिक शटडाउन्स हो गए, ठीक है। फिर ऑटोनोमस जो फिस्कल्स पे GST की वजह से जो स्टेट्स को घाटा हुआ है वो हो गया। इसके अलावा काफ़ी स्कीम्स और इलेक्शंस फ्रीबीज, हमने उस दिन पढ़ा था इलेक्शन फ्रीबीज क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे जो फ्री में चीज़ें बांटते थे, इसकी वजह से क्या होता है स्टेट का डेप्ट बढ़ जाता है। अब स्टेट की फाइनेंशियल हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया का जो पब्लिक केपेक्स है वो 2/3 जो हमारा रेवेन्यू वो स्टेट से आता है। इसके अलावा 5 टाइम्स मोर पीपल को एम्प्लॉय करता है देन सेंटर, ठीक है। ज़्यादा डेप्ट पड़ेगा तो इससे हमारा मतलब कि साइकिल जो है जो भी चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड अप पेइंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग द रेवेन्यूज ऑन क्रिएटिंग न्यू एसेट। मतलब हम तो इंटरेस्ट ही भरते रह जाएंगे, अपना न्यू तो कुछ और क्या स्टार्ट करना, ठीक है। फिर ह्यूज बियरिंग ऑन नेशन इकोनॉमी एज सम स्टेट्स इकोनॉमी आर एज बिग एज इंडियाज नेबर लाइक पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अब सेंटर क्या चाहता है स्टेट से, सेंटर चाहता है कि क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन किया जाए। आप देखना पंजाब हरियाणा में मेनली वीट और राइस पे फोकस किया जाता है, ठीक है, क्योंकि और पैडी और वीट कल्टीवेशन को थोड़ा डिस्करेज किया जाए, पल्सेस और रॉयल सीड पे किया जाए ज़्यादा, क्योंकि वो हम इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमें अपना क्वालिटी ऑफ टीचर्स बढ़ाना है, वैक्सीन्स और वैकेंसीज को फिल करना और ट्रेन करना है, स्लम एरियाज पे फोकस करना है, उनको रीडेवलप करना है, टायर 2 और टायर 3 सिटीज की एडवांस करनी है, अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट अलोंग ट्रांजिट कॉरिडोर, डेप्ट बर्डन को घटाना एंड फिस्कल डेफिसिट। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट डिक्लेयर्स ICICI HDFC NPCI's IT रिसोर्सेज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी क्या है, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बोलते हैं या फिर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है चाहे फिजिकल हो या साइबर बेस्ड हो। मतलब वो हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो डिस्ट्रक्ट हो जाए तो उसकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या क्या थ्रेट्स है हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, एक तो नेचुरल है जैसे अर्थ को एक सुनामी हो गया, एक ह्यूमन की वजह से होता है जैसे टेररिज्म, साइबर अटैक्स हो गए, ठीक है। एक होता है एक्सीडेंटल हो गए जैसे पावर ग्रिड हो गए, सिस्टम सेफ्टी फेलियर हो गए, ठीक है। अब IT रिसोर्सेज कहीं ना कहीं हमारी बैकबोन है ऑफ द काउंटलेस क्रिटिकल ऑपरेशन इन अ कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, और एंड वो कहीं ना कहीं हमें देती रहती है गिवन देयर इंटरकनेक्टेड है। इसकी डिस्ट्रप्शन की वजह से हमें काफ़ी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट अंडर IT Act 2000 उनके पास पावर है कि वो किसी भी डाटा को डिक्लेयर कर सकती हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है टू प्रोटेक्ट देयर डिजिटल एसेट। अब जैसे हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर एंड एनर्जी और टेलीकॉम हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस हो गया, स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक एंटरप्राइज हो गया। क्या मेजर्स लिए गए हैं सो दैट हम अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। सबसे पहले हमने नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेक्टर को सेटअप किया है जो सभी मेजर्स लेते हैं टू प्रोटेक्ट ऑल द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, वो नोडल एजेंसी है जो भी कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होते हैं उनको रिस्पॉन्ड करती है। एक है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो डिफरेंट एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट करती है नेशनल लेवल पे फॉर साइबर सिक्योरिटी मैटर। इसके अलावा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 में आई थी सो दैट हम एक साइबर स्पेस को सिक्योर और रेजिलियंट बना सकें। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है मेजर इकोनॉमिक्स फोरम ऑन क्लाइमेट एंड एनर्जी मीट्स, ठीक है। तो क्या है ये एनवायरनमेंट में कवर होगा। अभी क्या जो मेजर इकोनॉमिक्स फोरम है उन्होंने मीटिंग रखी है कि किस तरह से हम प्रोग्रेस लगा सकें जो COP20 को जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2026 हुई थी
by further strengthening climate action while also addressing urgent energy and food security concerns arising from रशियन यूक्रेन। देखो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पे भी इफेक्ट पड़ा, एनर्जी पे भी इफेक्ट पड़ा। तो उसकी वजह से जो भी क्लाइमेट एक्शन पे इफेक्ट पड़ा उसको हम किस तरह से दोबारा सही कर सकें, ठीक है। ये जो हुआ था मेजर इकोनॉमी फोरम 2009 में लॉन्च हुआ था यूएसए प्रेसिडेंट के द्वारा, ओबामा के द्वारा, जिनका एम था कि हमें क्या करना है, जो मेजर ज़्यादा जो मतलब कि एमिट करती हैं कंट्रीज़, कार्बन एमिट करती हैं, उनका वो डिस्कशन कर सकें, चाहे इसमें डेवलप हो या डेवलपिंग हो, सो दैट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी एफर्ट्स हैं उनको हम और बढ़ा सकें। मेजर इकोनॉमी जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, यूके, जो नियर अबाउट 80% अकाउंट करती है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का, ठीक है। क्या क्या न्यू इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया गया? ग्लोबल मीथेन प्लेज एनर्जी पाथवे, जिसमें मीथेन लीक्स को टैकल करेंगे, ठीक है, जो भी ऑयल और गैस सेक्टर से निकलती हैं। इसके अलावा कलेक्टिव 2030 जीरो एमिशन व्हीकल गोल एंड ग्रीन शिपिंग चैलेंज, सो दैट ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एमिशन को रिड्यूस कर सकें। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन चैलेंज, सो दैट हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस को ब्रेक कर सकें। एफर्ट्स ला रहे हैं सो दैट हम फूड सिक्योरिटी को एनहेंस कर सके बाय इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर एफिशिएंसी, ठीक है। इंडिया को बोला गया था कि वो भी मेंबर बनेगा मेजर इकोनॉमी फोरम का, सो दैट वो एक ग्लोबल मूवमेंट को लॉन्च कर सके, लाइफ दैट इज़ अ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जो पीएम मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया था COP कॉन्फ्रेंस पार्टी 26 में इन ग्लासगो। फाइन। नेक्स्ट है फ्लड सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्ट। तो भाई आपको पता ही है कि कितनी वार्निंग आ रही है बार बार। तो ये जो हमारी न्यूज़ है कवर होगी, कहाँ गया, हाँ, ये जो हमारी न्यूज़ है वो डिज़ास्टर में कवर होगी, ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। फ्लड सिचुएशन कहाँ कहाँ पे बन रही है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ठीक है, जिसकी वजह से टू रिमेन ग्रीन विद नो साइंस ऑफ लेट अप इन द रेनफॉल कॉजिंग वाइड स्प्रेड फ्लड एंड, मतलब कोई नहीं देखा जा रही कि भी रेनफॉल कम होने वाली, जिसकी वजह से फ्लड या लैंडस्लाइड वाली सिचुएशन बन रही है। फ्लड प्लेन्स दे आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड नेक्स्ट टू द रिवर ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, बराक एंड आर हाईली फ्लड प्रोन, ठीक है। रिवर ब्रह्मपुत्रा के बराक होगी या फिर जो इनके ट्रिब्यूटरीज है बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन है। रीजन क्या फ्लड्स का? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा के सेडिमेंट लोड इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी रिवर की कम कर देते हैं। अनस्टेबल करेक्टर है ब्रह्मपुत्रा का ड्यू टू द अर्थक्वेक प्रोन नेचर ऑफ द रीजन। बैंक इरोजन और डेब्रीज डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। मैन मेड डिफोरेस्टेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, एनरोचमेंट इन फॉरेस्ट एंड फलाना ढिमकाना, ठीक है। मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं सो दैट हम इस सिचुएशन से मतलब खुद को बचा सकें? शॉर्ट टर्म क्या कर सकते हैं हम? रिवर्स के साथ की जो भी एम्बैकमेंट से किनारे उनको बढ़ा सकें, ड्रेजिंग ऑफ रिवर बेड, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या है? इंटीग्रेटेड बेसिन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से जो भी बेसिन को शेयर करते हैं कंट्रीज़ वो सब इकट्ठे लाएंगे। फ्लड प्लेन जोनिंग होगी, ठीक है। रिवर चैनल इंप्रूवमेंट सो टू इंक्लूड हाइड्रोलिक कैपेसिटी, ठीक है। तो ये सब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमने देख लिया क्या हम ले सकते हैं सो दैट हम फ्लड सिचुएशन को अवॉइड कर सकें। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडवाइजरी ऑन एट्रोसिटीज अगेंस्ट ऑप्रेस सेक्शन, ठीक है। एट्रोसिटीज जो भी अत्याचार हो रहे हैं ऑप्रेस सेक्शंस पे, जो भी मतलब कि बैकवर्ड लोग हैं, ठीक है, अनसर्व्ड लोग हैं, ठीक है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक एडवाइजरी इशू करी है टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो भी क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट ऑप्रेस सेक्शन, पर्टिकुलरली दलित्स के अगेंस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे ज़्यादा एट्रोसिटीज होती है अगेंस्ट दलित्स एंड डिप्लॉइंग वहाँ पे एडिक्वेट मैन पावर भी छोड़ेंगे, मतलब कि पुलिस को लगा देंगे सो दैट हम SC और ST के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को। इसके अलावा अगर वो लोग FIR कुछ फाइल करते हैं तो उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, ठीक है। तो जो डिले हो रही है उसको भी मॉनिटर किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे, ठीक है, क्वार्टर मतलब कि 3 महीने में एक बार। इसके अलावा रिस्पॉन्स मैकेनिज्म को सेटअप किया जाएगा टू प्रमोट डील विद इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम। अग्निपथ स्कीम, आपने देखा है कितना ज़्यादा दंगे चल रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेके, ठीक है। सेंटर ने ऑफर किया कुछ सपोर्ट मेजर्स सो दैट हम अग्निवीर को अकोमोडेट कर सके आफ्टर देयर 4 ईयर सर्विस। मिनिस्ट्री मतलब अभी हमने अग्निपथ स्कीम देखा था कि क्या था, इसमें 17.5 साल से 23 साल तक के बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा 4 साल के लिए। उसमें तो कुछ 25% लोगों को हम परमानेंट उसके अंदर एम्प्लॉय कर देंगे। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 10% रिजर्वेशन अप्रूव किया है इंडियन कोस्ट गार्ड में और डिफेंस सिविलियन पोस्ट में और 16 डिफेंस PSUs में। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करेगा, जॉब्स को रिजर्व करेगा, कवरिंग 10% वैकेंसीज इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल्स, ठीक है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज है उन्होंने कुछ एवेन्यूज अनाउंस किए हैं सो दैट अग्निवीर्स को ईजिली हम वापस मर्चेंट नेवी के रोल में भेज सकें, ठीक है। इसके अलावा भाई एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि अग्निपथ स्कीम को हम कहाँ से रेफर करें, तो 15 जून में रेफर करो, फाइन। नेक्स्ट है E-कॉमर्स इन द एग्रीटेक, ठीक है। तो एग्रीटेक क्या होता है?
कि एग्रीकल्चर में आप क्या कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ले रहे हो, सो दैट एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसके एफिशिएंसी को बढ़ा सको और आउटपुट भी बढ़ा सको। और क्या बेनिफिट्स है एग्रीटेक के, सबसे पहले क्या, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करता है, कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं होते, ठीक है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस अच्छी होती है, लैंड बिहेवियर डिफरेंट सीजन में अच्छा होता है, ठीक है। एम क्या, सो दैट हम इनोवेटिव सॉल्यूशन को डेवलप कर सकें दैट आर लाइकली टू एड अडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स इन द एग्रीकल्चर डोमेन। अभी का जो ओपन नेटवर्क वो डिजिटल कॉमर्स है, उसने नाबार्ड के साथ पार्टनरशिप करी है सो दैट हम एग्रीटेक में ई कॉमर्स को लेके आ सकें। ब्लैक स्वैन इवन, आरबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी capital outflow to the tune of $100 billion are likely to take place of India in a major black swan event। black swan event होते क्या है, ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। ब्लैक स्वैन इवेंट कभी भी हो जाते हैं, आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसका कोई पास नहीं होता, ठीक है, और नहीं ये बता सकते कि ये कुछ होने वाला है। जैसे डॉटकॉम क्रैश हुआ, नो 11 अटैक हुए थे, ब्रेक्सिट हो गया, ठीक है, तो ये इस तरह के इवेंट्स होते हैं। ये जो इवेंट्स होते हैं इस तरह के होते हैं, इनका और कंट्री से पूरा इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। दे इवेंट्स ओवर हाई मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि वो दोबारा रिपीट नहीं होते, इसलिए इसको आप डिफिकल्ट है इनको प्रोडक्ट करना या फिर इनको मॉडल करना, ठीक है। तो आरबीआई ने रिपोर्ट किया है कि ब्लैक स्वैप इस तरह के इवेंट की वजह से $100 बिलियन तक का हमारा लॉस हो सकता है। फाइन, नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। अभी के जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसने डिसाइड किया है कि वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा इन द होल कंट्री बाय द एंड ऑफ 2022 और सर्टिफिकेट कोर्सेज को स्टार्ट करेगा इन इट्स मेडिकल कॉलेजेस फॉर हेल्थ केयर लिंक वर्कर्स, ठीक है। प्रेजेंटली ये जो स्कीम है वो फुल इम्प्लीमेंट है 443 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। ये जो स्कीम थी वो 1952 में इनॉग्रेट हुई थी एज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, जो सभी जो नॉन सीजनल फैक्ट्रीज हैं उनको कवर करता है, ठीक है, जिसमें 10 और मोर परसेंट ज़्यादा एम्प्लॉय हैं एंड अदर वर्क प्लेसेज आइडेंटिफाइड बाय सेंटर एंड स्टेट। अब ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टेब्लिश की गई है थ्रू ESI एक्ट 1948, तो सर्टेन बेनिफिट प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को इन केस ऑफ सिकनेस, मैटर्निटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी। नेक्स्ट है PM-E विद्या। PM-E विद्या प्रोग्राम स्टार्ट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका एक एफर्ट्स है जिसमें हमें एजुकेशन को डिजिटल ऑनलाइन लाना है या फिर ऑन या टेलीविजन पे लाना है सो दैट एजुकेशन हम दे सकें बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी टू मिनिमाइज लर्निंग लॉसेस, ठीक है। इसको इनिशिएट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसमें हमें ICT को यूज़ करना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कोविड पैंडमिक, ठीक है। तो इसको भी यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिला है, यूनेस्को किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज ये मिला है। फाइन, नेक्स्ट है इवेंट स्टडी पॉइंट्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीडिंग चीताज इन कैप्टिविटी। एक रिसेंट स्टडी आई है उसमें हाईलाइट किया कि जो चीता है चार नोटलेस डिफिकल्ट टू ब्रीड इन कैप्टिविटी, मतलब अगर आप उसको जकड़ के रखोगे तो वहाँ पे वो ब्रीड नहीं कर पाता, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। फीमेल चीता सोलिटरी होते हैं एंड रोम वास्ट डिस्टेंसेज, वेयर जो मेल्स हैं वो स्मॉल टेरिटरी से डिफेंड कर सकते हैं एंड मेड वन फीमेल पास थ्रू क्रिएटिंग ब्रीडिंग इशू। मैं सिंपल बात किया, फीमेल चीता से वो अकेली रहती हैं और दूर दूर तक घूमती रहती हैं, लेकिन जो मेल हैं वो ज़्यादा, जो मेल चीता हैं वो ज़्यादा नहीं रहते, छोटे से एरिया में रहते हैं और कभी अगर उनके पास से गुजरती हैं तो वो ब्रीड कर लेते हैं, ठीक है। इन एडिशन विद फ्यूअर ऑफस्प्रिंग, जो चीता की पॉपुलेशन है वो ग्रो भी नहीं हो रही और नॉर अडॉप्ट टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट स्पेशली हैबिटेट जिम। इंडिया में डिसाइड किया गया कि 8 से 10 चीता को इंपोर्ट किया जाएगा साउथ अफ्रीका से, नामीबिया से, मध्य प्रदेश के कूनो पालपू नेशनल पार्क में, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। फाइन, नेक्स्ट है बैम्बू ड्वेडलिंग बैट इन मेघालय। एक न्यू स्पीसीज मिली है इसकी जिसका नाम है ये, तो भाई पढ़ लेना। उसको डिस्कवर किया गया मेघालय में नियर द फॉरेस्ट पैच ऑफ नोघलियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टोटल नंबर ऑफ बैट स्पीसीज अभी इंडिया में वो 131 है। मेघालय में सबसे ज़्यादा बैट की डाइवर्सिटी है। ये बैम्बू के इंटरनोड्स में रहती है। जो प्रेजेंट डिस्कवरी ये बोला है कि इट इज़ द फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ थिक थम्बड बैट फ्रॉम साउथ एशिया। जो थिक थम्ब बैट्स होते हैं दे आर करंटली कंपोज में 4 रिकॉग्नाइज स्पीसीज होती हैं फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प, पहले भी पढ़ा हुआ है। ऑपरेशन संकल्प के 3 साल पूरे हो चुके हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था, जब गल्फ रीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब हो रही थी तो इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया था एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन संकल्प दिया था गल्फ रीजन में जून 2019 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया के जो वेसल्स हैं वो उसको ईजिली सेफली पैसेज दिया जाए टू द स्टेट ऑफ हार्मोज, ठीक है। इंडिया क्योंकि ऑयल के एक्सपोर्ट पे 85% डिपेंड है और 60% इंडिया का ऑयल इम्पोर्ट आता है गल्फ रीजन से। फाइन, नेक्स्ट है वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट। इंडिया क्या कर रहा है, वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेपाल में
स्टार्ट करेगा, मतलब वो ले रहा है नियरली, मतलब चाइना ने स्टार्ट किया था लेकिन अब टेक ओवर कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये प्लान हो रहा है सेती रिवर पे, जो कि नेपाल की वेस्ट रीजन में। नेपाल इज रिच इन पावर सोर्सेज और पोटेंशियल है नियर अबाउट 83,000 मेगावाट का। इंडिया फिजिबल मार्केट है फॉर नेपाल बिकॉज देयर आर सम, लेकिन फिर भी इंडिया की कुछ इनेबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट को डिलीवर नहीं कर पाता टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ प्लेसेस है न्यूज़ में। यस, तुनीसिया जिसकी कैपिटल तुनिस, रिसेंटली क्या प्रोटेस्ट हो रहा है तुनीसिया में, हो रहा प्लान रेफरेंडम ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। वहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है जिसमें डजन ऑफ जन्स, मतलब जजेस को क्या कर दिया, फायर कर दिया गया। तुनीसिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है ऑन मेडिटेरियन सी एंड पार्ट ऑफ मगरेब रीजन। 2011 में अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था तुनीसिया में एज अ जैस्मिन रिवोल्यूशन। ये अपने बॉर्डर शेयर करता है लीबिया और अल्जीरिया से। जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, बिगेस्ट आइलैंड जरबा आइलैंड है जो कि गल्फ ऑफ गैप्स में लोकेटेड है। हाईएस्ट पॉइंट माउंट चेबी है, बिगेस्ट रिवर मदरजा रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट है लीबिया, कैपिटल त्रिपोली। रिसेंट यूएन सिक्योरिटी रिपोर्ट ने अलग किया कि जो टर्किश गवर्नमेंट है वो सीरियन फाइटर्स को डिप्लॉय कर रही है लीबिया में। ठीक है, लीबिया जो कि लोकेटेड है नॉर्थ अफ्रीका में, बाउंडेड बाय द मेडिटेरियन सी, इजिप्ट, सूडान, निगर, छाद, तुनीशिया एंड अल्जीरिया। जोग्राफिक फीचर्स क्या है, नफूशा प्लेट्यू, अल्जफन प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट, अकदर माउंटेन इन द नॉर्थ ईस्ट में, और सहारन प्लेट्यू है। कोई परमानेंट रिवर्स नहीं है। क्लाइमेट देखा जाए तो यहाँ पे हॉट एरिड है, मतलब ये गर्म मौसम है, ड्राई है, विच इज एक्सपेक्टेड बाय द गिबली। ठीक है, जो कि एक हॉट एरिड विंड है दैट ब्लोज फ्रॉम साउथ ओवर द एंटायर कंट्री। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो 19 एंड 20 जून के डेली करंट अफेयर वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा। वेट वेट वेट